पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के नए मामले सामने आए 43,654। ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,678 और मौत का आंकड़ा 640। लगातार बड़ी संख्या में केस रिपोर्ट कर रहा केरल अब भाजपा के निशाने पर आ गया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर केरल मॉडल पर सवाल भी उठाए। केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज। दूसरी सुर्खी संसद से है, जहां आज एक बार फिर पैक्सिस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष मांग कर रहा है कि इसको लेकर चर्चा हो, लेकिन सरकार बिजनेस एज यूजुअल वाले मूड में आ चुकी है। दोनों सदनों में एक के बाद एक बिल पेश कर रही है। यही वजह है कि मॉनसून सत्र के पहले दिन से चला आ रहा गतिरोध टूट नहीं रहा। आज विपक्षी दलों ने संसद में एक बैठक फिर की। इसके बाद कहा कि महंगाई, किसान कानून और पैक्सिस मामले में समझौता नहीं होगा। मॉनसून सत्र की हालत यह हो गई है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से सदन ना चलने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद का सत्र लोगों से जुड़ी हुई बातों को उठाने के लिए जितना इस्तेमाल हो, हम उसका स्वागत करते हैं। अलग अलग विषयों पर चर्चा हो, उस पर हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को हम बहुत निंदा करते हैं। हंगामे की खबर के बीच क्या कुछ काम भी हुआ? लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल पारित हुआ और राज्यसभा में बैंकरप्सी सॉल्वेंसी कोड से रिलेटेड बिल। अब ये आपको लग रहा होगा कि दोनों तो भयानक टेक्निकल चीजें हो गई, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी निखिल वाट। आज भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ। इसके तहत अब जिला कलेक्टर को बच्चे गोद देने के मामले में ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। इसी के तहत जुवेनाइल एक्ट के तहत गंभीर अपराधों वाली व्याख्या भी अब बदली गई है। 2015 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये व्यवस्था थी कि सिविल कोर्ट से आदेश आने के बाद ही अडॉप्शन यानी गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा माना जाता था। आज पास हुए बिल में यही अधिकार जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को भी दे दिए गए हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है नाबालिगों के किए अपराधों के संदर्भ में। नए कानून में सीरियस क्राइम्स माने गंभीर अपराधों के लिए सजा के नए प्रावधान किए गए हैं। 2015 वाले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि जघन्य यानी कि हीनस क्राइम्स के मामले में 16 से 18 साल के नाबालिगों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता था पहले, लेकिन जघन्य अपराधों की व्याख्या इस तरह से हो गई थी वो पिछला कानून बनाते वक्त कि ड्रग्स या शराब जैसे जो थोड़े कम गंभीर अपराध हैं उन मामलों में भी ये सख्त प्रावधान लगाए जा सकते थे। नए कानून के मुताबिक 16 से 18 की उम्र के नाबालिगों पर तभी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकेगा जब उनके द्वारा किए अपराध के लिए कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान हो। मिनिमम सेंटेंस 7 साल हो, तभी ये प्रावधान किक इन करेंगे। आमतौर पर ऐसे मामले यौन हिंसा के होते हैं या हत्या के होते हैं, सेक्सुअल वायलेंस और मर्डर, इस तरह के इतने गंभीर। बाकी अपराधों के लिए सीरियस क्राइम माने गंभीर अपराध मानकर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। एक नई कैटेगरी आई है। जो छोटे अपराध हैं माने पेटी क्राइम्स हैं, उनके मामले भी पहले की तरह जुवेनाइल कोर्ट में सुने जाते रहेंगे। इससे ये होगा कि किशोर ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदुस्तान का अडल्ट जस्टिस सिस्टम है उससे दूर रहेंगे, ताकि उनके मुख्य धारा में लौटने की उम्मीद बरकरार रहे, क्योंकि जब वो उस तरह के माहौल में रहते हैं तब उनके पास
उनकी साइकी को बहुत अफेक्ट करता है वो पूरा एक्सपीरियंस। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने विधि मंत्रालय को कदम उठाने को कहा भी था। इसी तरह लोकसभा में भी हंगामे के बीच ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पर 2016 के कानून में संशोधन के लिए ये बिल लाया गया था। नए बिल में दिवालिया या कर्ज न चुका पाने वाली कंपनियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव की बात है। जैसे कोई कंपनी लेन देन के कारोबार में फंसी है तो उसका काम धंधा अब नहीं रोका जाएगा, या अगर कर्जदार कंपनी को बेच दिया गया है तो कर्ज नहीं चुकाने का केस उसी प्रमोटर पर चलेगा जिसके दौर में कर्ज लिया गया। ऐसे कई प्रावधान नए बिल में हैं। पहले ये प्रावधान जो 2016 वाला कानून था ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के लिए थे। पैंडेमिक के बाद में जो एमएसएमईज और छोटी कंपनियों के ऊपर संकट आया है उसके लिए इस कानून को थोड़ा अब ट्वीक किया गया है उनको अकोमोडेट करने के लिए। ये तो सदन की बात हो गई, चर्चा करवाए न करवाए सरकार उसके हाथ में है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति, यहां सरकार का जोर नहीं चलता क्योंकि इसके अध्यक्ष हैं त्रिवेंद्रम के सांसद और कांग्रेस के नेता शशि थरूर। पैक्सिस का मामला इसी समिति का विषय है। समिति ने आज भी सिटीजन्स डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी विषय पर चर्चा रखी। सिटीजन्स डेटा एंड सिक्योरिटी को आप सादी भाषा में पैक्सिस मामला भी कह सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी आने को कहा गया था। सदन में खुली चर्चा की कसर को थरूर स्टैंडिंग कमेटी में पूरा न कर दें, इसलिए सरकार इन्हें हटाने की कोशिश में लग गई। भाजपा सांसदों ने 27 जुलाई को समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। इस दिन सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2021 पर चर्चा रखी गई थी। द हिंदू पर छपी शोभना के नायर की रिपोर्ट बताती है कि बैठक की शुरुआत में निशिकांत दुबे ने सवाल किया कि जब सदन चल रहा है तो समिति की बैठक कैसे हो। जब दुबे को यह बताया गया कि 27 जुलाई को ही 5 और समितियों की बैठक हुई है, तब उन्होंने ये शिकायत कर दी कि बैठक का एजेंडा उन्हें समय पर नहीं भेजा गया और इसके बाद ये सारे सांसद बाहर चले गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बैठक से ठीक पहले आईटी समिति के सभी भाजपा सदस्यों को केंद्रीय पर्यावरण और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक चर्चा के लिए बुलाया था। क्या इस चर्चा और फिर इसके बाद हुए वॉकआउट का कोई संबंध है, इसे लेकर कयासबाजी जारी है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। चूंकि स्थायी समितियों के अध्यक्षों को सरकार अपनी मर्जी से बना या हटा नहीं सकती, इसलिए एक दूसरी तिकलम लगाई गई। भाजपा सांसद और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने आज कहा कि कमेटी के 30 में से 17 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक खत लिखकर सूचना दी कि थरूर उनका भरोसा खो चुके हैं। सरकार जानती है कि थरूर को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के मातहत अपना काम कर रहे हैं, इसलिए शायद ये कवायद। संविधान के अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 96 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रावधान है। तो निशिकांत दुबे वाली चिट्ठी में इन्हीं नियमों के तहत थरूर को भी हटाने की मांग की गई है। वैसे थरूर का कहना है कि सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कमेटी द्वारा स्वीकृत एजेंडे का हिस्सा है और इस विषय के तहत पहले भी पैक्सिस मामले पर बात हो चुकी है। तो सरकार पैक्सिस मामले को अतीत में धकेलने में लगी है, जांच का आदेश नहीं दिया, चर्चा नहीं करवा रही। जिस संसदीय समिति में चर्चा हो सकती थी वहां अध्यक्ष को हटाने की तैयारी है। लेकिन क्या दुनिया में बाकी सरकारें भी इसी तरह से कर रही हैं, जांच और चर्चा से भाग रही हैं? कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। फ्रांस में पैक्सिस मामले में 2 पत्रकारों ने शिकायत दर्ज कराई तो सरकार ने जांच बैठाई। यहां पैक्सिस के संभावित निशाने पर राष्ट्रपति मैक्रों का नाम भी था। इजराइल, जहां की एनएसओ कंपनी पैक्सिस बनाती है, उसने भी अपने यहां जांच के लिए समिति का गठन किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज शुरुआती जांच के नतीजे फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ शेयर भी किए। एप्पल के फोन पैक्सिस के निशाने पर थे। अमेजॉन के तकनीकी ढांचे का इस्तेमाल भी इसके बनाने वाली एनएसओ कंपनी ने किया। इन दोनों कंपनियों ने खुलासे पर निंदा की। एप्पल ने कहा कि अपने फोन को बेहतर बनाएंगे और अमेजॉन ने एनएसओ की सेवाएं रोक दी। यानी हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, भारत में नहीं दिख रहे हैं ये प्रयास। तीसरी सुर्खी, आज ट्विटर को फिर दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार पड़ी। अदालत ट्विटर द्वारा दायर हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि अब ट्विटर को आखिरी मौका दिया जा रहा है। उसे एक ढंग का हलफनामा दायर करना होगा जिसमें भारत में ट्विटर के चीफ कंप्लायंस अफसर और ग्रीवेंस अफसर की जानकारी होनी चाहिए। ये दोनों नियुक्तियां आईटी रूल्स 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अनिवार्य है। बड़ी टेक कंपनियों में ट्विटर ही है जिसने नियमों पर अमल करने में इतनी देर की। ऐसे में ट्विटर से ये सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि यदि उन्हें भारत में ऑपरेट करना है तो वो भारत के नियमों को मानने में इतनी हीला हवाली क्यों कर रही है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि क्या वो अमेरिका में भी वहां के कानूनों को इसी तरह ठेंगा दिखाने की या यूरोप में हिम्मत रखती है। चौथी सुर्खी, इसका संबंध है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात से। ब्लिंकेन 2 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं। आज दोनों नेताओं की बैठक में अफगानिस्तान, कोरोना महामारी और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई।
अमेरिका की तय लाइन पर ब्लिंकेन ने भी एक आजाद और सुरक्षित इंडो पैसिफिक रीजन की बात कही। इस लाइन का इशारा चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर था। जयशंकर से मिलने से पहले ब्लिंकेन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले। वो आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कुवैत के लिए फिर रवाना हुए। पांचवी सुर्खी का संबंध है दो राजनीतिक हस्तियों की मुलाकात से और उसके बाद के कयासों से कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। ये मुलाकात हुई कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी के बीच। और फिर खबरें आई कि उत्तर प्रदेश चुनाव और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं, ये उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। ममता बनर्जी ने बैठक के बाद बात करते हुए कहा, मुलाकात सकारात्मक रही, उम्मीद है भविष्य में कुछ अच्छा निकले। वैसे अच्छा निकलने से याद आया, ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी से ही निकली थी। समय समय की बात है, अब दोनों पार्टियां साथ आकर कुछ सकारात्मक करने की बात कर रही हैं। आखिरी सुर्खी का संबंध मानसून के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन से है। सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। कम से कम 209 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में अचानक बाढ़ आने के बाद मौसम विभाग ने यहां भी सूबे के लिए रेड वार्निंग जारी की। जम्मू कश्मीर में भी अचानक आई बाढ़ ने कम से कम 7 लोगों की जान ले ली और तकरीबन 30 लोग लापता हैं। शो में अब बारी 5 छल्लों की बात करने की। बात ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक, और इसमें भारत का आज का प्रदर्शन कैसा रहा। 5वां दिन था, कुछ जीत और कुछ हार मिली। बैडमिंटन में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु, उनका मैच था। उन्होंने हांगकांग की चैंग नैन यी को आसानी से हराकर राउंड ऑफ 16 में एंट्री कर ली। इसके बाद बात तीरंदाजी की। दीपिका कुमारी, इनसे भी हमें उम्मीदें हैं। इन्होंने आज 2 मैच जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल यानी आखिरी 16 में जगह बना ली। पहले अमेरिका की जेनिफर मुचिने को हराया और उससे भी पहले भूटान की कर्मा को। दीपिका से हमें मेडल की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मनु भाकर और सौरभ चौधरी, चूंकि उनमें अनुभव की कमी थी, प्रेशर रहा, उन्होंने खुद स्वीकार किया, दीपिका के सामने वैसी समस्या नहीं आएगी। भारत के खाते में तीसरी जीत आई मुक्केबाज पूजा रानी के मुकाबले में। पूजा रानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में आज अल्जीरिया की मुक्केबाज को हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। ये तो हुई जीत की बात, अब हार का हिसाब। तीरंदाजी, हॉकी और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबले हारे। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला था और वो ब्रिटेन से 4-1 से हार गई। ये लगातार तीसरी हार थी। बैडमिंटन में भी भारत के खिलाड़ी बी साई प्रणीत का सफर समाप्त हो गया। वो सिंगल्स के मैच में नीदरलैंड के मार्क काउलजोव से हार गए। ये थे आज के ओलंपिक अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारत को दूसरा पदक मिले।